नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 15 दिसंबर और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन इसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी अभ्यर्थियों को इसका फायदा मिलता रहे। ठीक है, क्योंकि यह करंट अफेयर्स हमारा जो है आपके आरओ के लिए, पीसीएस के लिए और बाकी जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आपका यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका कोई वनडे एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम्स के लिए हमारा करंट अफेयर्स क्या होता है, जरूरी होता है। तो आइए बिना देरी के हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप मुख्य परीक्षा आंसर राइटिंग पीसीएस की करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है हमारे प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। पूरी डिटेल्स लेने के लिए आप जो है ये दिए गए जो नंबर हैं 8604409201 इस पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं डायरेक्टली मुझसे। और न सिर्फ आंसर लेखन को लेकर आप मुझसे बात कर सकते हैं, प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, बल्कि पीसीएस का फाउंडेशन बैच या जो भी बैच हमारे आरओ का टेस्ट सीरीज मेंटरशिप का चल रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द जो है यूपीपीसीएस के लिए जो है 25 से 30 क्वेश्चन का जो है आपको एक टेलीग्राम पर ग्रुप भी रहेगा, उस पर भी आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एज ए टेस्ट सीरीज के फॉर्म में आप रहेगा। ठीक है, आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसकी डिटेलिंग आपको जल्द ही बता दी जाएगी। ठीक है, चलिए तो आइए हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले हम लोग करेंगे थोड़ा सा रिवीजन। आज थोड़ा सा हेल्थ नहीं सही है, इसलिए थोड़ा सा आवाज में थोड़ा सी मेरी क्या रहेगी, कमी रहेगी, हल्का सा मतलब कि वॉइस स्लो रहेगी, एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज का जो यानी कि कल का हमारा पहला क्वेश्चन था कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार मिशन अमृत सरोवर अप्रैल 2022 में शुरू किया गया था। बिल्कुल सही बात है। और संत रविदास मध्यकाल में एक भारतीय संत कवि सदगुरु थे और उन्हें संत शिरोमणि संत गुरु की उपाधि भी दी गई थी। आपके एग्जाम में ये पूछ लेगा कि बताओ संत शिरोमणि संत की उपाधि किसको दी गई थी? आप कहेंगे सर रविदास जी को। ठीक है, और गंगा को साफ करने के लिए ट्रैश स्कीमर मशीनें लगाई गई हैं। कल हमने आपको इसके बारे में बताया था कि ये जो है कई टन जो है कूड़ा जो है गंगा से निकालती हैं और इसका इस्तेमाल जो है समुद्र को साफ करने के लिए, नदियों को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इसके अलावा केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने दुबई में जो है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 में जो है पार्टिसिपेट किया है। वहां पर कई सारे मुद्दों पर चर्चा की गई है। इसके अलावा भारत ने 10 से 14 फरवरी 2025 तक अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित किए जा रहे सामाजिक विकास आयोजन के 63वें सत्र में सहभागिता जो है की है अपनी। इसके अलावा हाल ही में नई दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट ट्रीटमेंट यानी कि जो आपका बायो वेस्ट होता है उसको ट्रीट करने के लिए जो है प्लांट लगाया गया है, एक मशीन लगाई गई है जो कि भारत की पहली स्वदेशी जो है उपक्रम है, अपने आप में स्वदेशी मशीन है। ठीक है, चलिए जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। जाम्बिया चर्चाओं में रहा इसलिए पूछ लिया है आपसे। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने संयुक्त रूप से कैडारेचे में इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर संयंत्र का जो है दौरा किया और ये किसी भी राष्ट्राध्यक्ष द्वारा किया गया ये जो है पहली बार दौरा है। हाल ही में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया। ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा हो गया कल का रिवीजन। और अब हम आते हैं सीधे तौर पर आज के प्रश्न पर, यानी कल हमने जो प्रश्न आपसे पूछा था, बताओ जाम्बिया की राजधानी क्या है? जाम्बिया की लुसाका है। ठीक है, अब आते हैं आज के पहले टॉपिक पर। पहला टॉपिक हमारा क्या है? संयुक्त जो है आपका संसदीय समिति जेपीसी, ये अभी चर्चाओं में है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बोलते हैं, जेपीसी इसको बोलते हैं। और संयुक्त संसदीय जो समिति होती है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई इसका गठन कब किया था और क्यों किया जाता है। तो जब कोई ऐसा विधेयक, कोई मुद्दा ऐसा रहता है, ठीक है, जिस पर जो है जांच करनी होती है, जिस पर सभी लोगों की राय लेनी होती है, एक सहमति बनानी होती है, तो पार्लियामेंट में जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाता है और इसकी अध्यक्षता बेसिकली जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, समिति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों के लोग होते हैं और यह अपनी जो कमेटी बनती है किसी मुद्दे पर जांच परख करती है, फिर अपना रिपोर्ट सबमिट करती है। उसके आधार पर जो है फिर आगे जो है निर्णय लिया जाता है कि भाई ये नियम कानून जो बनना है वो कैसे कैसे बनेगा। तो आप जानते होंगे कि ये वक्फ संशोधन बिल, इसी पर जो है ये समिति बनाई गई थी। और अभी हाल ही में क्या हुआ है कि इस जो है कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अभी हाल ही में पार्लियामेंट में सबमिट की हुई है, तो इसलिए चर्चाओं में है। और ये जो कमेटी बनाई गई थी उसके अध्यक्ष आपके एग्जाम में पूछ सकता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो इसके अध्यक्ष दरअसल कौन है? जगदंबिका पाल हैं।
ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो संयुक्त संसदीय समिति होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह एक तदर समिति होती है, ठीक है। तदर समितियां बनती है, फिर उसके बाद में उसको हटा दी जाती हैं। तो आज मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ध्यान रखिएगा कि आपको इसको रेडी जरूर करना है, ठीक है। ये आपका टास्क है। जो भी लोग हमारे वीडियो पर नए हो वो लोग ध्यान रखिएगा, मैंने आप सभी लोगों को 2 कॉपी बनाई हुई है, ठीक है, 2 कॉपी। एक जो कॉपी आपकी पहली वाली कॉपी है वो आपका होमवर्क के लिए रहती है, मतलब कि जो मैं आपको टास्क देता हूं, ठीक है, होमवर्क के लिए, ठीक है। और एक कॉपी आपकी जो मैं मुख्य परीक्षा के लिए, जो लास्ट में वीडियो के अंत में जो प्रश्न देता हूं या निबंध देता हूं उसको लिखने के लिए, तो लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, ये मैं करता हूं। तो आज आपकी जो होमवर्क वाली कॉपी है, होमवर्क वाली, टास्क वाली, जिसको हम लोग टास्क बोलते हैं, उसमें आपको क्या करना है कि समितियां कितनी प्रकार की होती, संसदीय समितियां कितनी प्रकार की होती हैं, बहुत बार आप एग्जाम पूछाता है और आप लोग जो है इसको गलत करके चले जाते हो, ठीक है। संसदीय समितियां जिसमें प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति, 2 समिति इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को रेडी कर लेना है। कौन सी? एक है आपकी प्राक्कलन समिति, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब ये आपके एग्जाम के लिए, प्राक्कलन समिति, और दूसरी लोक लेखा समिति, ठीक है, लोक लेखा समिति। अक्सर पूछ लेता है कि समिति का निर्माण कब किया जाता है और उसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में या प्राक्कलन समिति में, राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, ये क्यों बनाई जाती है, तो ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति और बाकी जो तदर समितियां, अलग अलग समितियां का जो डिवाइडेशन किया गया है उसको आप लोग अच्छे से रेडी कर लीजिएगा, ठीक है भाई साहब, कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो ये पॉइंट हो गया। और इसके बाद जो है हमने आपको बता दिया क्या है जेपीसी। जेपीसी एक तदर समिति है, ध्यान रखिएगा, जो किसी विशिष्ट विषय या विधेयक की जांच करने के लिए संसद द्वारा बनाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने ऑलरेडी आपको बता दिया, यही पॉइंट यहां पर मेंशन है, ठीक है। समिति का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात इसको भंग कर दिया जाता है। और समिति की जो सिफारिशें होती हैं, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समिति की सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की होती हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार को उसको मानना ही है, बाध्य है। सरकार जो कमेटी जो भी रिकमेंडेशन देती है वो सरकार के लिए बाध्य नहीं है कि भाई हमने रिकमेंडेशन दिया तो आपको करना ही करना, ऐसा नहीं है। सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार समिति ने जो रिपोर्ट सबमिट की है उस रिपोर्ट के आधार पर कौन कौन से पॉइंट को जो है अपने रूल रेगुलेशन में या जो भी कानून बनाना होता है उसमें शामिल करती है या नहीं करती है। बाध्यकारी नहीं है किसकी रिकमेंडेशन, इस समिति की, ठीक है, यानी कि जेपीसी की जो रिपोर्ट होती है। इसके अलावा पूर्व में अगर हम बात करते हैं तो विगत वर्षों में वेफोर्स घोटाला हुआ था, आप जानते होंगे, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी आदि के लिए जेपीसी का गठन पहले भी किया जा चुका है, और इसके पहले भी 2-3 और जो है विधेयक थे जिसके लिए जेपीसी का गठन किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आपके सामने प्रश्न है, हाल ही में राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन क्या है सही है? नंबर 1, इस समिति के जो अध्यक्ष हैं जगदंबिका पाल जी हैं, क्या यह सही है? बिल्कुल सही बात है, जगदंबिका पाल जी हैं। जेपीसी एक तदर समिति है, बिल्कुल सही बात है, जेपीसी एक तदर समिति ही है। तो एक भी कथन सही है, दूसरा भी कथन सही है। तो कूट में देखो 1 और 2 कहां पर है, तो सी में है, तो यानी कि सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत यहां पर आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई, ये अभी चर्चाओं में है, और आप जानते हो कि आपके फोन्स एंड जो है उस पर जो है बहुत प्रकार के कॉल्स और मैसेजेस अनवांटेड आते रहते हैं, स्पैम के फॉर्म में आते रहते हैं। इस पर उचित कार्यवाही नहीं करती है अपने आप में, इस पर जो है कुछ फैसले लिए गए हैं, आइए हम उसको देखते हैं। तो केंद्र सरकार ने क्या कहा अभी भाई साहब, केंद्र सरकार ने अनचाहे वाणिज्यिक संचार, ठीक है, और एसएमएस से निपटने वाले संशोधित नियमों को लागू करने में विफल रहने पर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है, ठीक है। ये जो भी टेलीकॉम कंपनीज होती हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स होती हैं, कि भैया ये सब इस तरीके से नौटंकीबाजी आप मत करो, स्पैम वाला मैसेज, ये इधर उधर की कॉल्स, ये सब नहीं जाने चाहिए उपभोक्ताओं पर, क्योंकि ये उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है कहीं ना कहीं। सरकार द्वारा यह चेतावनी उपभोक्ता संरक्षण को और मजबूत करने के मद्देनजर, यानी कि जो भी आपके कंज्यूमर होते हैं, यानी कि हम आप जो होते हैं, हमारे अपने राइट्स हैं और हमें अपने राइट्स का अधिकार है, इसलिए अनवांटेड मैसेज, अननेसेसरी कॉल्स वगैरह नहीं आए, ठीक है। ये अपने आप में साइबर फ्रॉड भी होता है और कई प्रकार की समस्या देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसको हम लोग ट्राई बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे, ने टेलीकॉम कॉमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन 2018 में संशोधन पेश किए हैं। ये एक जो है रूल है, कौन सा वाला, ये टेलीकॉम कॉमर्शियल कस्टमर्स
प्रेफरेंस रेगुलेशंस 2018, इसमें जो है ट्राई ने क्या है, संशोधन किया है ताकि उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण किया जा सके और उपभोक्ताओं को यानी कंज्यूमर्स को कोई दिक्कत ना हो। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसको ट्राई ने टेलीकॉम, अच्छा ये तो 2 बार हो गया, इसको कट कर दीजिएगा, ठीक है, 2 बार हो गया ये, कोई बात नहीं। इसका उद्देश्य क्या है, दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग के उभरते तरीकों से निपटना और उपभोक्ताओं के लिए अधिक ट्रांसपेरेंट वाणिज्यिक संचार इकोसिस्टम को बढ़ाना, ठीक है। यानी कि कोई ऐसी कॉल, कोई ऐसा मैसेज ना आए और हमारी कॉल कई बार इंटरप्ट भी हो जाती है, कई बार कट जाती है, कई प्रकार की समस्या आती है। ट्राई ने जो है इस पर जो है विशेष रूल और रेगुलेशन बनाए हैं और जो संशोधन जो हमने आपसे बताया भी कि उसमें संशोधन करने का प्रावधान किया है भी, ठीक है। अब ग्राहक स्पैम यूसीसी के बारे में शिकायत स्पैम प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर कर सकते हैं, जबकि पहले यह समय सीमा 3 दिन की थी, ठीक है। चलिए अब आपके सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऐसे कथन सही है। नंबर 1 स्टेटमेंट क्या है, पहला आपके सामने है, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने टेलीकॉम कॉमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन 2018 में संशोधन पेश किया है। बिल्कुल सही बात है, ट्राई ने जो है अभी जो है क्या किया है, जो कॉमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन 2018 है, इसमें संशोधन पेश किया है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा, केंद्र सरकार ने अनचाहे वाणिज्यिक संचार, ठीक है, से निपटने वाले संशोधित नियमों को लागू करने में विफल रहने पर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान किया या चेतावनी दी है अभी, ठीक है। तो केंद्र सरकार इस पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं, इस हिसाब से 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा, आपके लिए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। विश्व रेडियो दिवस ये अभी चर्चाओं में है और प्रतिवर्ष 13 फैब को यानी कि 13 जो है आपका फरवरी वैलेंटाइन डे के एक दिन पहले, ठीक है, याद रखिएगा, उसके एक दिन पहले जो है क्या होता है, यह मनाया जाता है। और रेडियो के बारे में निश्चित तौर पर आप सभी लोग जानते होंगे और आज सूचनाओं को बहुत ही सटीकता के साथ में और बहुत ही संगठित तरीके से पहुंचाने में रेडियो जितना ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो नहीं है, कोई चीज नहीं है। आज भी सुदूर इलाकों में भारत के जहां पर अभी तक नेटवर्क संचार नहीं सही से पहुंच पाया है, बिजली की समस्या है कहीं ना कहीं, ऐसे जगहों पर या जहां पर कभी कोई क्या कहते हैं बाढ़ आ जाती है, मतलब कोई सुनामी आ जाती है, वहां भी जब आकाशवाणी यानी कि रेडियो की आवाज जो है वहां तक पहुंचती रहती है और संचार को सुदृढ़ करने में रेडियो आज भी जो है एक इम्पॉर्टेंट है। और आप बचपन में आप सभी लोगों ने जो है समाचार सुना होगा, संस्कृत में समाचार पहले आता सुबह 7 बजे, नमस्कारम है ना, समाचार संध्या आता था, दोपहर का समाचार आता था, है ना, रामचरितमानस सुबह आता था। आप सभी लोग जो भी 90s के होंगे वो लोग जानते होंगे, ठीक है। 90s के बाद वाले तो नहीं जानते होंगे, उनके हाथ में तो फोन आ गया था, लेकिन हम लोग के समय में जब हम लोग थे तो रेडियो बहुत, आप सभी लोग सुनते रहे होंगे, हम भी सुनते थे, चाहे विविध भारती का हो, आकाशवाणी का चैनल हो, ठीक है। और तो ये सब बहुत अच्छी चीजें थी। हवा महल एक कार्यक्रम आता था, ठीक है, विविध भारती पर शाम रात में 8 बजे कहानी उसमें रहती थी, तो आप सभी लोग इससे परिचित रहे होंगे। और रेडियो अलग अलग टाइप के रेडियो आते थे, हमारे बाबा जी को बड़ा शौक था रेडियो का, बंबई से मंगाते थे भाई साहब रेडियो और टेप, वो जो बजने वाला है ना, जो होता है टेप रिकॉर्डर, क्या होता था वो बजने वाला, है ना, ठीक है, जहां पर ऐसे कैसेट इसमें लगती थी, कैसेट इसमें ऐसे दबाओ ना तो रील लगती थी, फिर रील फंस जाती थी, उसको निकालो। तो ये सब जो संचार का और मनोरंजन का जो साधन था वो बहुत ही अच्छा था और आज भी इसकी कहीं ना कहीं उपयोगिता दिखती है। तो ये 13 फरवरी को ये मनाया जाता है। और रेडियो के आविष्कार की अगर हम बात करते हैं तो इसका आविष्कार 19वीं सदी के अंत में हुआ और यह दुनिया भर में सूचना के आदान प्रदान का एक मजबूत माध्यम बन गया, ठीक है। भारत में रेडियो की अगर बात करते हैं तो 20वीं सदी की शुरुआत में आया और तब से यह समाचार, शिक्षा और मनोरंजन के लिए एक भरोसेमंद साधन बना हुआ है। चाहे वह कृषि कार्यक्रम रहा हो, चाहे गांव में लोकगीत की बात हो, रेडियो पर बड़े अच्छे अच्छे कार्यक्रम जो है पहले आया करते थे, आज भी आते हैं। और तो रेडियो की जो उपयोगिता है बहुत अच्छी है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को है, आप जानते होंगे, और यूनेस्को ने 2011 में विश्व रेडियो दिवस मनाने की घोषणा की थी और 2012 में इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता दी थी। तो यह भी पॉइंट आपके लिए क्या है, ध्यान रखिएगा, पहली बार यह 13 फरवरी को मनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब आपके सामने प्रश्न है कि विश्व रेडियो दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब कि आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है कि बताओ भाई कौन सा गलत है। तो विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ने 2005 में विश्व रेडियो दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। क्या यह पॉइंट सही है? 2005 में नहीं की थी भैया, कब की थी? 2011 में की थी, देखो, ठीक है ना, ये देखो। तो ये कथन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो क्या पूछा है, रॉन्ग ही आपसे पूछा है,
तो बस यही तो हो जाएगा आपका। तो देखो केवल 2 कहां पर है, यहां पर है, तो 2 यानी कि बी इज द राइट आंसर। बस हो गया आपका पॉइंट, है ना। चलिए ये मजाग्यूज युद्ध समाधि स्थल ये अभी चर्चाओं में है, और चर्चाओं में क्यों है, क्योंकि अभी आपके देश के प्रधानमंत्री, कौन प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की 2 दिवसीय यात्रा पर थे, और उन्होंने जो फ्रांस के राष्ट्रपति जी हैं उनके साथ में जो है क्या हुआ, वो इमैनुअल जो मैक्रो जी हैं वहां के प्रेसिडेंट, उनके साथ में जो है ये मार्जाग्यूज युद्ध समाधि स्थल पर उन्होंने उसका दौरा किया है, तो इसीलिए चर्चाओं में है आपके। और दोनों नेताओं ने जो है क्या किया है, इन पर जो है इनकी जो समाधि स्थल है, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध और जो आपका सेकेंड विश्व युद्ध हुआ, यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वार में जो मारे गए लोग थे, सैनिक थे, ठीक है, उन्हीं के जो है उसमें जो है ये अपने आप में क्या है, ये एक समाधि स्थल है, यानी कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है, ठीक है, जो लोग मारे गए थे इस विश्व युद्ध में, ठीक है। चलिए मार्जाग्यूज युद्ध समाधि स्थल यूरोप में शांति के लिए लड़ने वाले भारतीय सैनिकों की वीरता और बलिदान का इतिहास संजोए हुए है, और उनकी वीरगाथा आज भी लोगों को प्रेरित करती है, ठीक है। आप जानते होंगे भारत देश कभी भी जो है युद्ध की घोषणा स्वयं से नहीं करता है, और विश्व युद्ध में जो है उसने बढ़ चढ़ के जो है क्या कहते हैं पार्टिसिपेट किया था, और ताकि शांति स्थापित हो। भारत कभी भी हथियार अपनी तरफ से नहीं उठाता है, और देशों के तरीके से नहीं है कि हम हथियार उठा लेंगे। भारत शांति प्रिय देश है। भारत किणवंतो विश्वमार्यम, संपूर्ण विश्व जो है आर्य बने, ठीक है, और वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व एक परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस संकल्पना पर जो है उसकी अंतर्राष्ट्रीय नीति है। पंचशील सिद्धांत IR में आप लोग पढ़ते होंगे। पंचशील सिद्धांतों के आधार पर भारत जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों को चलाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कभी भी हम युद्ध नहीं करते हैं, हम छेड़ते किसी को नहीं है, लेकिन अगर हमें कोई छेड़ता है तो हम छोड़ते भी नहीं है। भारत की क्या है, रणनीति रही है। चलिए, तो ये कुछ पॉइंट हो गए। यह समाधि स्थल दोनों देशों के लोगों के बीच उन गहरे संबंधों का स्मरण कराता है जो भारत और फ्रांस के संबंधों को विकसित करते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने प्रश्न है कि बताओ मजाग्यूज युद्ध समाधि स्थल अवस्थित है कहां पर है। ब्रिटेन में है, रूस में है, नेपाल में है, फ्रांस में है। सिंपल सी बात, अभी हमने जस्ट आपको बताया कि जो है ये कहां पर है, फ्रांस में है, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी अभी ये चर्चाओं में हैं, और स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 को टंकारा में हुआ था, जो वर्तमान कहां पर है, गुजरात के राजकोट में स्थित है। स्वामी दयानंद सरस्वती को आप लोग बखूबी जानते होंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक माने जाते हैं, और 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और आर्य इन्होंने पाखंड, ठीक है, और जो भी अलग अलग धर्मों में जो भी व्याप्त कुरीतियां हैं उनको उजागर करने का इन्होंने काम किया, और हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका इन्होंने लहराई, गाड़ी, यानी कि एक शास्त्रार्थ किया हरिद्वार में लोगों के साथ में कि भाई ये इस धर्म में आपको ये मानना है, ईश्वर कोई क्या कहते हैं मूर्ति के फॉर्म में इसको हमें नहीं पूछना चाहिए। ईश्वर जो है अगम अगोचर है, यानी उसको हम नग्न आंखों से नहीं मान सकते हैं। हमारे महापुरुष रामकृष्ण रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि हिंदू धर्म में भी या अलग धर्मों में भी कुछ ना कुछ जो है कहीं ना कहीं कुछ विकृतियां व्यक्त हो जाती हैं समय के जो है साथ में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने उस पर जो है बहुत अच्छा कटाक्ष किया, और बहुत सारे जो है चीजों पर उन्होंने काम किया, ठीक है। स्वदेशी और स्वराज्य शब्द का इस्तेमाल भी उन्होंने किया, स्वराज्य शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। भारत की आज़ादी की अलख कहा जाता है, जो है क्या कहते हैं, गंगाधर तिलक ने कहा था कि क्या कहते हैं ये जो अलख है आज़ादी की, वो बेसिकली जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के ही द्वारा जो है जगाई गई थी। और आप जानते होंगे कि जो भी क्रांतिकारी हमारे रहे हैं, ठीक है, जो भी क्रांतिकारी, चाहे वो भगत सिंह हो, राजगुरु हो, अशफाक उल्लाह खां हो, रामप्रसाद बिस्मिल हो, ये सभी लाला लाजपत राय जी हो, ये सभी आर्य समाजी थे, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य रहे हैं अपने आप में, ठीक है। और ये सब चीजें जो है बहुत बेहतर ढंग से उन्होंने की। और डीएवी कॉलेज और आर्य कन्या डिग्री कॉलेज आप लोग जानते होंगे आर्य समाज की ही देन है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में जो स्थित है, और अलग अलग जो वैदिक जो गुरुकुल है उनके निर्माण में भी जो है इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसके अलावा अगर आप जानते होंगे तो जो इनके कार्य रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही अतुलनीय रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के। और इन्होंने पुनर्जन्म, कर्म सिद्धांत, इन पर सब पर बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इनकी प्रमुख किताब है जो है कौन सी प्रमुख किताब है इनकी, सत्यार्थ प्रकाश, जो कि अपने आप में बहुत बेहतर किताब है,
ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश का लेखन इन्होंने किया, कई सारे वेदों का इन्होंने जो है हिंदी में भाष्य भी किया। हालांकि जो है इनको मारने की लगभग 40-45 बार कोशिश की गई, या 100 बार ऐसा कुछ समथिंग है, और लगभग 30-40 बार जो है उनको जहर देकर के मारने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं मरे। उसके बाद अंत में जो है इनको जो है मार दिया गया। जयपुर के एक राजा थे, उनके यहाँ पर ये अक्सर जाया करते थे। वहाँ की जो एक वेश्या थी, उसका जो है हस्तक्षेप राजा के कार्य में ज्यादा था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि राजन, आपके कार्य में इस वेश्या का हस्तक्षेप ज्यादा है। इस बात से उस वेश्या को चिढ़ हुई और उसने जो है स्वामी दयानंद सरस्वती को मारने का जो है क्या किया, एक स्वांग रचा। और उसके बाद जो है उन्होंने जो दूध होता है उसमें कांच का जो चूरा होता है, कांच पीस करके डाला और जो है स्वामी दयानंद सरस्वती को दे दिया पीने के लिए। और जो है बाद में जो है काफी चीजें हुई और हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल में जो भर्ती कराया गया तो वहां पर जो डॉक्टर थे, कहा जाता है कि वो डॉक्टर भी मिले हुए थे, वो स्वामी दयानंद सरस्वती को दवा की जगह पर जो है जहर दे रहे थे, स्लो पॉइजन दे रहे थे। और अंत में जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का देहांत हो गया और अंत में उनके शब्द थे कि हे ईश्वर, ये आपकी लीला है, आप परंपार थी, और वो जो है स्वर्गवासी हो गए। स्वामी दयानंद सरस्वती को आप लोग कभी पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग व्यक्तित्व हैं अपने आप में। और आपके मन के जो भी विश्वास, जो भी घटनाएं होती है ना, ईश्वर क्या है, ईश्वर नहीं है कौन है, क्या अल्लाह, क्या ईश्वर, क्या अलग अलग धर्मों के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, स्वामी दयानंद सरस्वती को पढ़िएगा, ठीक है। और जितने क्रांतिकारी हमारे रहे ना भाई साहब, सबके सब आर्य समाजी थे अपने आप में, ठीक है। कभी मौका मिले तो पढ़िएगा जरूर से। और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वेद ही मूल धर्म है। आज भी अगर हम अपने हिंदू धर्म में पूछेंगे आपका मूल ग्रंथ क्या है, तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। ये विडंबना हमारे देश की है, और खैर कोई बात नहीं, इस पर नो कमेंट। लेकिन फिर भी वेदों की ओर लौटो। और वेद ही एक ऐसी चीज है जिस पर अलग अलग देश बहुत तेजी के साथ रिसर्च कर रहे हैं। बहुत टाइम पहले की बात है, 2007-8 की बात है, एक छोटा सा आर्टिकल निकला हुआ था, छोटे से में, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने कहा था, एक कोट किया था उन्होंने, कि अगर भारत को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक किसी भी प्रकार की अगर प्रगति करनी है तो उन्हें वेदों पर रिसर्च करनी होगी। लेकिन ये हमारा जो है दुर्भाग्य है कि आज हम बहुत सारे लोग जो है वेद के बारे में जानते नहीं है, अपने मूल ग्रंथ के बारे में जानते नहीं है। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, फ्रांस, सब अलग अलग लोग जो है इस पर रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद कुछ इनोवेशन करते हैं, उस पर अपना पेटेंट लेते हैं और हम जो है मुंह खुले हुए रह जाते हैं, ठीक है। दिक्कत यही है। संस्कृत पर अगर कुछ बात होती है तो हमारे नेता संस्कृत को लेकर कहते हैं कि भाई संस्कृत पर तो पैसा वेस्ट हो रहा है। तो अब अगर ऐसे नेता, ऐसे लोग अगर हमारे देश में हैं तो फिर क्या ही किया जाएगा। खैर, ये सब बातें हो गई। उन्होंने कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म तथा संन्यास को अपने दर्शन के स्तंभ के रूप में जिन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने ही सबसे पहले स्वराज्य का नारा दिया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, स्वराज्य का नारा। और लोकमान्य तिलक ने इसे आगे बढ़ाया, इस स्वराज्य के नारे को। स्वराज का नारा सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया और उसके बाद लोकमान्य तिलक ने जो है इसको आगे बढ़ाया। 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है, याद रखिएगा। उनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश आप जानते होंगे, देश में पाखंड को उजागर करने के लिए कार्य कर रही है। और यह 14 समुल्लास यानी कि 14 चैप्टर में क्या है, डिवाइड है, ठीक है। इसके अलावा महर्षि की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में हुई थी। स्वधर्म, स्वभाषा, स्वराष्ट्र, स्वसंस्कृति, स्वदेशोन्नति के अग्रदूत स्वामी दयानंद जी का शरीर सन 1883 में दीपावली के दिन पंचतत्व में क्या हो गया, विलीन हो गया। और वे अपने पीछे छोड़ गए, क्या छोड़ गए, एक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? किणवंतो विश्व मार्यम, अर्थात सारे संसार को श्रेष्ठ बनाओ, सारे संसार को क्या बनाओ, आर्य बनाओ। क्योंकि आर्य का मतलब क्या होता है, विद्वान होता है। और हमारा देश का नाम पहले क्या था, आर्यावर्त ही था, ठीक है। तो कभी दयानंद जी को पढ़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और उनके अंतिम शब्द क्या थे? प्रभु तूने अच्छी लीला की, आपकी इच्छा क्या हो पूर्ण हो। तो जब जहर दिया गया तो उनके अंतिम शब्द यही थे। जैसे कि गांधी जी के अंतिम शब्द क्या था, हे राम थे, ठीक उसी प्रकार से ये दयानंद सरस्वती जी के क्या थे, अंतिम शब्द थे। ये भी आप एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपके लिए जरूरी थे, पढ़िएगा जरूर भाई साहब आप लोग, ठीक है। अब दयानंद जी के बारे में कुछ लोगों ने अच्छे कोटेशन दिए अपने क्या क्या उन्होंने कहा है। हो सकता है आपके एग्जाम यही पूछ ले। जैसे डॉक्टर भगवान दास ने कहा था कि स्वामी दयानंद हिंदू पुनर्जागरण के मुख्य निर्माता थे। श्रीमती एनी बेसेंट, आप जानते होंगे इनको, है ना। एनी बेसेंट का कहना था कि स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आर्यावर्त यानी कि भारत आर्यवर्तियों के लिए यानी कि भारतीयों के लिए घोषणा की। सरदार पटेल ने क्या कहा, उनके अनुसार भारत की स्वतंत्रता की नींव वास्तव में स्वामी दयानंद ने ही डाली थी। ये सरदार पटेल के शब्द थे। पट्टाभी सीतारामैया का विचार था कि गांधी जी राष्ट्रपिता हैं पर स्वामी दयानंद जो सरस्वती हैं वो राष्ट्रपितामह हैं। ये पट्टाभी सीतारामैया का क्या था, जो है अपने आप में कमेंट था दयानंद जी के लिए। इसके अलावा फ्रेंच लेखक रिचर्ड का कहना था कि ऋषि दयानंद का प्रादुर्भाव लोगों को कारागार से मुक्त कराने और जाति बंधन तोड़ने के लिए हुआ था।
इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक भारत का आद्य निर्माता भी माना है। यह भी कथन आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और कई सारे लोगों ने अलग अलग जो है इनके बारे में अच्छे अच्छे विचार रखे हैं, आप चाहें तो इसको पढ़ लीजिएगा। और ये कोटेशन जो है आप लोग जो है अपने निबंध वगैरह में लिख सकते हैं, कोट कर सकते हैं, ठीक है। सैयद अहमद खां, इनके बारे में भी जानते होंगे। इन्होंने भी कहा था कि सैयद अहमद खां के शब्दों में स्वामी जी ऐसे विद्वान और श्रेष्ठ व्यक्ति थे जिनका अन्य मतावलंबी भी सम्मान करते थे अपने आप में। तो ठीक है, तो कुछ कोटेशन है इनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बताओ आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही आसान सा उत्तर है इसका, 1875 यानी कि 1875 में इनकी जो है स्थापना आर्य समाज की गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरोजिनी नायडू की जयंती अभी ये चर्चाओं में है। 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती मनाई जाती है और उन्हें स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। ये एक कवयित्री भी थी, इनके कई सारे जो है जो कविताएं हैं वो हमारी किताबों में पढ़ाई भी जाती हैं। और ये वो आपके जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त की गई थी, प्रथम राज्यपाल और प्रथम महिला राज्यपाल भी नियुक्त की गई थी। जन्म 1879 को हैदराबाद में हुआ था। जयंती, इनकी जयंती को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 मार्च 1949 को इनका निधन हो गया और वर्ष 1925 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी बनी है। वे उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुई और 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही हैं, ठीक है। तो सरोजिनी नायडू को आप लोग बखूबी जानते होंगे, बचपन से इनके बारे में आप लोग जो है पढ़ते रहे होंगे, ठीक है। वह भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष भी थी। वह साल 1925 में कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। यह पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। वह एक प्रसिद्ध कवयित्री और वक्ता थी। उन्हें महात्मा गांधी ने नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा था। देखो ये आपके लिए फैक्ट क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है। उन्होंने साल 1905 में गोल्डन थ्रेशोल्ड नाम की अपनी पहली कविता जो है प्रकाशित की थी, ठीक है। यह भी पॉइंट आपके लिए क्या है भाई साहब, इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब आपके सामने प्रश्न है कि सरोजिनी नायडू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा है। नंबर 1, वह उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल बनी। सही है? नहीं, पहली महिला राज्यपाल बनी है ना, तो ये कथन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। उनकी जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। केवल एक कथन क्या है आपका गलत है, क्योंकि आपसे सही नहीं यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। तो केवल एक कहां पर है कोट में, देखो जो यहां पर है, ए नंबर पे है, केवल एक, यानी कि ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत यहां पर आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 7, अंतरराष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल। ये भैया अभी जो है जो आपका महाकुंभ चल रहा है उसी में जो है अंतरराष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर कई प्रकार की प्रदर्शनी, फोटोग्राफी और बहुत प्रकार के आयोजन यहां पर अभी किए जाएंगे, ठीक है। तो ये अभी चर्चाओं में है। 16 से लेकर के 18 फरवरी तक महाकुंभ में अंतरराष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन होगा, जिसमें लगभग 200 प्रजातियों के पक्षियों का महाकुंभ भी होगा। इसमें लुप्तप्राय इंडियन स्कीमर, फ्लेमिंगो और साइबेरियन क्रेन आदि का दीदार कर सकेंगे, यानी कि उनका जो है इसको आप देख सकते हैं। यहां साइबेरिया, मंगोलिया, अफगानिस्तान समेत लगभग 1 दर्जन से अधिक देशों से साइबेरियन पक्षियों का भी दीदार होगा। तो आप लोग जा सकते हैं और घूम में इसका आनंद ले सकते हैं। फेस्टिवल के दौरान जो है वहां पर फोटोग्राफी, पेंटिंग, नारा लेखन, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी समेत अनेक प्रतियोगिताएं भी होंगी और जिनके विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। यूपी के पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से महाकुंभ में आस्था एवं जलवायु परिवर्तन पर जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा, यानी कि आस्था और जलवायु परिवर्तन इस विषय पर जो है एक बड़ा भव्य आयोजन भी किया जा रहा है वहां पर। इसका उद्देश्य क्या होगा, जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटना और जलवायु सुधार को लेकर के प्रेरित करना। शब्द यहां पर क्या आ गया, जलवायु परिवर्तन, जिसको हम लोग क्लाइमेट चेंज कहते हैं। आप लोग के बात ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम में जो है क्लाइमेट चेंज पर यानी कि जलवायु परिवर्तन पर ऐसे लिखने के लिए आ सकता है और आया भी है पहले क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, इसको अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन क्या होता है, जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार का नुकसान होता है, वैश्विक स्तर पर किस प्रकार का नुकसान होता है, तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को क्या करने हैं, रेडी कर लेना है, ठीक है। इट्स ए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके इंटरव्यू के लिए भी क्या है, ये महत्वपूर्ण है। ओके चलिए, अगर आप पीसीएस या यूपीएससी का देते हैं इंटरव्यू, तो महाकुंभ प्रयागराज में कब अंतरराष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन होगा, तो यह 16 से लेकर के 18 फरवरी के मध्य में होगा। आई थिंक यही होगा सही, देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, 16 से लेकर के 18 फरवरी के मध्य में, ठीक है। चलिए, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ डीप ओशन मिशन, ये भी चर्चाओं में रहा, इस पर हमने ऑलरेडी आपको प्रश्न कराया हुआ था, लेकिन जो है
आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन नहीं भूले होंगे तो कोई बात नहीं। डीप ओशन मिशन का मतलब यह होता है कि जो है सरकार क्या चाह रही है कि जो समुद्री संसाधन है या समुद्र के जो रहस्य हैं उनको उजागर किया जाए, और समुद्र में क्या कुछ मिल रहा है, कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं, उन सभी के बारे में जो है जानकारी एकत्रित करना है। और इसके लिए जो है एक पनडुब्बी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब निर्माण किया जा रहा है। तो भारत समुद्र के गहराई तक छुपे राज को खंगालने के लिए डीप ओशन मिशन यानी कि गहराई तक जो है जाना समुद्र के, ठीक है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई के माध्यम से एक मानव युक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 विकसित कर रहा है, यानी कि ये पनडुब्बी है, इसका इस्तेमाल कर रहा है ताकि हम डीप ओशन मिशन को क्या करें, सही तरीके से कर पाएं। इसका उद्देश्य क्या है, समुद्री अन्वेषण यानी कि समुद्री को जांच परख करना, उसका रिसर्च करना, अन्वेषण करना, अवलोकन करना यानी कि ऑब्जर्वेशन करना, ठीक है, के लिए वैज्ञानिक सेंसर के लिए एक सेट के साथ 3 लोगों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाना है। तो 6000 मीटर यानी कि ये पनडुब्बी 6000 मीटर तक जाएगी नीचे, और फिर वहां पता लगाएगी कि समुद्र के नीचे क्या कुछ चीजें हुई हैं, यानी कि उसका अन्वेषण, उसका आकलन प्रकलन सब कुछ यहां पर किया जाएगा। मानव युक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 के 2026 तक, यानी कि जो ये आपकी पनडुब्बी है कौन, जिसका नाम मत्स्य 6000 है, 6000 है, के 2026 तक बनने की संभावना है। ये जब बन जाएगी तो उसके बाद जो है डीप ओशन मिशन को जो है प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर दिया जाएगा, और ये पता लगाया जाएगा कि भैया समुद्र के नीचे 6000 फीट की नीचाई तक जो है क्या है, मीटर तक क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीप ओशन का मिशन का उद्देश्य ये यहां पर लिखा हुआ है कि डीप ओशन मिशन के अंतर्गत विकसित प्रौद्योगिकियां गहरे समुद्र में मानव संचालित वाहन विकास के लिए देश की क्षमता का विस्तार करेंगे, तथा गहरे समुद्र में सतत अन्वेषण और गहरे समुद्र में सजीव एवं निर्जीव संसाधनों के दोहन का मार्ग भी क्या होगा, प्रशस्त होगा। गहरे समुद्र के अन्वेषण में जैव विविधता सर्वेक्षण और खनिज संसाधन भी क्या है, शामिल है कि भैया इसके नीचे हमारी बायोडाइवर्सिटी है क्या कुछ संसाधन है क्या, सब कुछ मालूम किया जाएगा। वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी सशक्तिकरण के लाभों के अलावा इस मिशन के अंतर्गत पानी के भीतर इंजीनियरिंग नवाचार, ठीक है, ये भी यानी कि और परिसंपत्ति निरीक्षण, महासागर साक्षरता को बढ़ावा देने में भी तत्काल लाभ होगा। तो कई प्रकार के जो है डीप ओशन मिशन से जो है आपके कई प्रकार के लाभ होंगे। तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज डीप ओशन मिशन, प्लीज एक्सप्लेन, यानी कि डीप ओशन मिशन क्या है और इसके क्या कुछ फायदे नुकसान है, ऐसा कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप लोग क्या करिएगा, डीप ओशन मिशन को अपने मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ से आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा डीप ओशन मिशन, ठीक है। पीसीएस वाले भैया और यूपीएससी वाले इसको क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, राइट। चलिए अब आपके सामने प्रश्न है कि डीप ओशन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है। नंबर 1, भारत समुद्र के गहराई तक छुपे राज को खंगालने के लिए डीप ओशन मिशन पर काम कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई के माध्यम से एक मानवयुक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 विकसित कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, यह भी सही है, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों कथन सही हो जाएंगे, यानी कि 1 और 2 कहां पर है, सी पर है, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत यहां पर। चलिए, लोकसभा में नया आयकर विधेयक 2025 पेश कर दिया गया है। अभी आप जानते होंगे सरकार ने जो है न्यूनतम टैक्स की सीमा 12 लाख कर दी है। 12 लाख तक की आपको जो है कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, 12 लाख से ऊपर जो है टैक्स आपको देना होगा। तो उसी के रेफरेंस में जो है एक नया जो है विधेयक प्रस्तुत किया गया, नया आयकर विधेयक 2025। इसमें कुछ पॉइंट्स यहां पर लिखे गए हैं। तो लोकसभा में नया आयकर विधेयक 2025 पेश किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, कानूनों को सरल, पारदर्शी और आधुनिक बनाना है। नया विधेयक जो है 1961 के आयकर अधिनियम की जगह लेगा। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, जरूरी होता है। आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि बताओ जो अभी नया आयकर विधेयक 2025 पेश किया गया है वो निम्नलिखित में से किस जो है अधिनियम का स्थान लेगा। तो आप कहेंगे नया विधेयक 1961 के आयकर अधिनियम की जगह लेगा, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें नए विधेयक में विदेशी आय और गैर निवासियों के कर नियमों को अधिक स्पष्ट बनाया गया है। पहले के कानून के मुताबिक क्या था, पहले के कानून के मुताबिक भारतीय निवासियों पर उनकी वैश्विक आय पर कर लगता था, जबकि गैर निवासियों पर केवल भारत में अर्जित आय पर कर लागू होता था। नए विधेयक के धारा 5 और 9 के तहत मानी गई आय, ठीक है, की स्पष्ट परिभाषा दी गई है, जिससे गैर निवासियों से लिए कर नियम अधिक क्या हो जाएंगे, पारदर्शी हो जाएंगे। तो गैर निवासियों को इससे क्या होगा, फायदा मिलेगा अपने आप में, ठीक है। तो कई सारे प्रावधान इसमें किए गए हैं। इस विधेयक में छूट और कटौती के नियमों में भी बदलाव किया गया है। पहले धारा 10 और धारा 80C
से 80U के तहत निवेश, दान और विशेष खर्चों पर कर कटौती भी दी जाती थी। नए विधेयक में धारा 11 से 154 के तहत इन कटौतियों को सरल बनाया गया है और स्टार्टअप्स, डिजिटल व्यवसायों और अक्षय ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नए प्रावधान भी क्या किए गए हैं, जोड़े गए हैं। तो ये जब बिल प्रॉपर जो है प्रस्तुत हो जाएगा तो इस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पीआरएस की साइड से सीधे हम विधेयक को यहां पर अपने स्क्रीन पर चलाएंगे और आपको उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग को बता देंगे। ठीक है, चलिए अब आपके सामने प्रश्न है कह रहा है कि अभी हाल ही में लोकसभा में नया आयकर विधेयक 2025 पेश किया गया है और इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, पूछा है आपसे। नंबर 1 सही है या है, इसको हटा दीजिए। नंबर 1 लोकसभा में नया आयकर विधेयक 2025 गया कर दीजिए, पेश किया गया। इसका उद्देश्य कर कानूनों को सरल, पारदर्शी और आधुनिक बनाना है, बिल्कुल सही बात है। और यह नया विधेयक 1961 के आयकर अधिनियम की जगह लेगा और व्यक्तियों, व्यवसायों और गैर लाभकारी संगठनों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा, बिल्कुल सही बात है। दोनों ही कथन सही हैं, तो 1 और 2 हो जाएगा आपका सी नंबर पे सही उत्तर आपका। ठीक है, चलिए नंबर 10 है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये अभी अपना जो है इस योजना ने अभी अपना 1 साल पूरा कर लिया है, इसीलिए चर्चाओं में है। पीएम सूर्य मुफ्त बिजली हर घर योजना के बारे में आप लोग जानते होंगे। सौर ऊर्जा के से संबंधित यह है और सरकार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर जो है काम कर रही है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विकास करना है। मैंने आपको ये बात कई बार समझाई भी है, तो उसी रेफरेंस में ये जो है चीजें चल रही हैं। और 13 फरवरी 2024 को नरेंद्र मोदी जी ने इस पहल की शुरुआत की थी। तो आप एग्जाम में ये पॉइंट आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका उद्देश्य छत पर सौर पैनल लगाने की सुविधा देकर घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है। 300 यूनिट तक की बिजली जो इसमें क्या है, फ्री है, आप ये भी जानते होंगे। 40% तक की जो है सब्सिडी सरकार इस पर देती है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं लगवाया तो इसको लगवा लीजिएगा। ठीक है, हमारे यहाँ पे तो सौर ऊर्जा 1998 में लग गया था, 1998 में सौर ऊर्जा हमारे यहाँ लग गया था, मुझे आज भी याद है। आप में से तो किसी का जन्म भी नहीं हुआ होगा उसी में, हुआ था किसी का 1998 में जन्म। ठीक है, बहुत लोग का जन्म नहीं हुआ होगा 1998 में, खैर कोई बात नहीं। तो दुनिया की सबसे बड़ी, और अभी गांव में घर था, उसके बाद भी लग गया था, सोचो। तो ये पापा जी हमारे बड़े एक्टिव थे, जानते थे कि सरकार काम करेगी आगे। चलिए, दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू जो है रूफटॉप सोलर पहल, ठीक है, मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा की आपूर्ति करने के उत्साहपूर्ण लक्षित दृष्टिकोण के साथ भारत के ऊर्जा परिदृश्य को नया आकार दे रही है। 27 जनवरी 2025 तक जो भी बीत गया है, ठीक है, इस योजना से छत पर सौर ऊर्जा लगाने के माध्यम से 8.46 लाख परिवारों को जो है इसका लाभ मिल चुका है अपने आप में। तो ये एक बड़ी अपने आप में क्या है, बात है। चलिए, यह योजना 40% तक सब्सिडी देती है और प्रत्येक जिले में सबसे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाले गांव को 1 करोड़ रुपए तक का केंद्रीय वित्तीय सहायता अनुदान भी मिलेगा। बाकी यहां पर लाभ इसके दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वह बताओ पीएम सूर्य मुफ्त बिजली हर घर योजना से क्या लाभ है। तो नंबर 1 है घरेलू बचत और आय सृजन में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, सौर क्षमता का विस्तार होगा। ठीक है, इस योजना से आवासीय क्षेत्र में छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने से के माध्यम से 30 गीगावाट सौर क्षमता जोड़ने का अनुमान है, जो भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान देगा। बाकी पर्यावरणीय लाभ होगा इसका, ठीक है भैया, क्योंकि भैया से क्या होगा, कार्बन एक्सक्रीशन नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है, पर्यावरण हमारा क्या होगा, सुरक्षित होगा। CO2 उत्सर्जन में 720 मिलियन टन की कमी आएगी अगर हम लोग जो है इसका लाभ उठाते हैं तो। इसके अलावा रोजगार का सृजन होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसको आप लोग पीडीएफ के फॉर्म पे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए कि भाई इसके क्या क्या फायदे हैं। फायदों में रोजगार का सृजन होगा, पर्यावरणीय लाभ होगा, ठीक है, इसके अलावा घरेलू बचत और आय सृजन होगा और सौर क्षमता का विस्तार होगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब बताओ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2021, 2023, 2019, 2024? क्या होगा इसका उत्तर? अभी 1 साल तो हुए हैं भैया, तो क्या मतलब कि जो है डी वाला ऑप्शन 2024 में हुई थी शुरुआत। अब आपके लिए प्रश्न है, उसके पहले ये डिकोड एग्जाम पर यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, आप लोग इससे जुड़ सकते हैं। यहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स सभी कोर्सेज के, इसके अलावा जो है प्री के टेस्ट सीरीज आपकी, मेंस के टेस्ट सीरीज आपका, इसके अलावा जो है यहां पर डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपका, डेली पीसीएस के लिए क्विज आपको, पर्सनल गाइडेंस, मेंटरशिप आपकी, ठीक है,
और इसके अलावा बहुत कुछ यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर निबंध का अलग से वीडियो लेक्चर्स, आपके सीसेट के लिए अलग से लेक्चर्स, ये सारी चीजें आपको जो है कराई जाएंगी। अगर आप हमारे कोर्स को परचेज करते हैं, इंटरव्यू तक जाते हैं, तो वहां पर आपको सारी की सारी फीस भी आपको वापस कर जाएगी। कोर्स कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि आपको किसी भी बाहरी स्रोत पर निर्भर ना होना पड़े, कोई फालतू किताब आप लोग ना पढ़ें, कोर्स पढ़ें, नोट्स पढ़ें और आपका अंतिम में से चयन हो जाए। हम लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक और बहुत ही समझदारी के साथ में बदलते पैटर्न के आधार पर और एक्सपीरियंस टीचर के द्वारा इस लेक्चर्स को पढ़ाया गया है। आप लोग जरूर से इस बैच से जुड़ करके अपने को लाभान्वित कर सकते हैं। ठीक है, कोई डिटेल चाहिए तो उसके लिए ये नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8604400920, इस पर आप जो है 201, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो व्हाट्सएप कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर पीसीएस फाउंडेशन कोर्स लिख करके। ठीक है, चलिए अब आपके लिए एक प्रश्न है कि बताओ निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है, लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का या स्थानीय निकायों का। ठीक है, एक ऐसा इसमें से जो है पॉइंट की जिसका इलेक्शन निर्वाचन आयोग नहीं कराता है, वो कौन सा है। बहुत आसान सा प्रश्न है और अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज्यादा ज्यादा इसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, चलिए अब आपके सामने निबंध अभ्यास प्रश्न है, बदलते दौर में सुशासन की संकल्पना। बहुत अच्छा निबंध है, आप लोग इसको लिखने का प्रयास है। सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस है ना, इसको गुड गवर्नेंस बोलते हैं। तो जो बदलता दौर है हमारे, उसमें सुशासन की क्या संकल्पना है, उसको आपको अच्छे से लिखना है। ये हो गया हमारा आज का महत्वपूर्ण वीडियो। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलेंगे हम लोग कल एक नए वीडियो के साथ। आज थोड़ी तबीयत नहीं सही थी तो थोड़ा वॉइस मेरी स्लो थी, लेकिन फिर भी आपको चीजें समझ में आई होंगी। मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।